हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लगभग 450 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। बहुत बेहतरीन ये भर्ती है और आइए जानते हैं आज के वीडियो में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा और क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा, अप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे और एग्जाम डेट क्या हो सकती है। ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे और बहुत बेहतरीन वीडियो होने वाला है, इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा, अंतिम तक वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस वैकेंसी के बारे में। सबसे पहले आप देख लीजिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट है newindia.co.in, ठीक है। इसमें जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए एक रिक्रूटमेंट का आपको ऑप्शन मिलेगा। रिक्रूटमेंट के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे तो रिक्रूटमेंट के ऑप्शन पे मैंने क्लिक कर दिया है और इस तरीके से एक पेज खुल करके आएगा। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर 2023, देख पा रहे हैं आप। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यानी एओ की वैकेंसी आई हुई है। अब इसका जो है यहाँ पे देखिए क्लिक हियर टू अप्लाई भी दिया हुआ है, लेकिन अप्लाई करने से पहले हम इसका एक डिटेल एडवर्टीजमेंट पढ़ लेते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए ये नोटिफिकेशन इस तरीके से ओपन हो जाएगा। इसको आप डाउनलोड करके पूरा पढ़ लीजिएगा, मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है। तो आइए देखते हैं क्या है इसका सिस्टम। तो दोस्तों आप देख सकते हैं द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, ये भारत सरकार के अंदर एक उपक्रम है। जैसे महारत्न, मेरी रत्न ऐसी कंपनियां होती हैं ना, तो उस तरीके का एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उपक्रम है। और ये एड्रेस वगैरह दिया हुआ है। जो आपकी पोस्ट है 450 पोस्ट है टोटल, 450 पदों के लिए। किस पद पे निकाला गया है? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एओ के पद पे, ठीक है। इसमें जनरल भी है और स्पेशलिस्ट है, स्केल 1, ठीक है। ये पूरा वैकेंसी का नाम है, ठीक है। अब आइए पूरी डिटेल पहले देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ वैकेंसी की डिटेल आप देख लीजिए, कौन कौन से पद हैं। पहला देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं रिस्क इंजीनियर, ठीक है। एक पद है रिस्क इंजीनियर का, जिसके टोटल 36 पोस्ट हैं। उसी तरीके से देखिए ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स के, तो ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स के आप देख सकते हैं 96 पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसको मैं जूम कर दूं, आई थिंक आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी, जूम कर देता हूँ, एक सेकेंड। अब कोई दिक्कत नहीं होगी, अब तो आपको अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए रिस्क इंजीनियर के 36 पोस्ट है। बाकी SC, ST, OBC, EWS जनरल, ये इसका ब्रेकडाउन है। PWD यानी PH कैंडिडेट के लिए क्या है, ये ब्रेकडाउन है, ये आप देख लीजिए। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि जिस पोस्ट पे है तो आप किस पोस्ट पे अप्लाई करेंगे, कितनी पोस्ट है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। रिस्क इंजीनियर के 36 हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स के 96 हैं। इसी तरीके से लीगल पोस्ट पे देखा जाए तो यहाँ पे 70 हैं, आप देख सकते हैं 70 है। इसी तरीके से अगर हम आते हैं अकाउंट्स, तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में 30 पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। इसी तरीके से हेल्थ में आते हैं तो हेल्थ के लेवल पे यहाँ पे 75 पोस्ट है। IT डिपार्टमेंट में बात करें तो IT डिपार्टमेंट में 23 पोस्ट खाली है। और जर्नलिस्ट जनरल की बात करें तो ये 120 पोस्ट खाली है, ठीक है। जर्नलिस्ट का मतलब कि एक नॉर्मल जो उसमें काम होते हैं उसके लिए। तो ये आप देखिए कि करीब 450 यानी 450 टोटल पद यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। ये सारे पोस्ट जितने भी हैं स्पेशलिस्ट और जर्नलिस्ट मिला करके लगभग ये टोटल पोस्ट आपको 450 देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए और क्या खास बातें हैं यहाँ पे, देखिए कैंडिडेट शुड अप्लाई फॉर एनी वन डिसिप्लिन ओनली। मतलब ऐसा नहीं है कि अब आपने देखा कि इतनी सारी पोस्ट है तो आप सब पे अप्लाई कर देंगे, नहीं। आपको अभी जब मैं इसका क्वालिफिकेशन बताऊंगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा, तो आप ये देखिएगा कि किस पोस्ट के लिए आप सबसे ज़्यादा फिट हैं। तो आप जिसके लिए फिट होंगे, अगर आप 2-3 के लिए फिट हो रहे हैं तो जिसके लिए आप बेस्ट अपने आप को समझते हैं उसके लिए, लेकिन आपको अप्लाई केवल एक के लिए करना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप कई सारे पोस्ट के लिए अप्लाई कर देते हैं तो मे भी हो सकता है कि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाए, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको चूज करना है कि कौन सी पोस्ट मेरे लिए बेस्ट है, मेरे क्वालिफिकेशन, मेरे एलिजिबिलिटी के अनुसार जो बेस्ट है वही आपको एक भरना है, ठीक है। क्लियर है, आगे चलें। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे है, अब ये नेशनलिटी वगैरह दिया हुआ है। नेशनलिटी आप पढ़ लीजिएगा, वो मैं नहीं बताने जा रहा हूँ, इंडियन होना चाहिए, आपको पता ही है। ये कुछ डेट्स हैं, वो आप इंपॉर्टेंट डेट्स वो आप नोट कर लीजिए। पहला, जो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो रहा है 1 अगस्त से, यानी
1 से लेकर के 21 अगस्त 2023 तक, 21 दिन का, ये 20 दिन का आपको समय मिल रहा है। तो 1 अगस्त से ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा और 21 अगस्त का तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। कोशिश आपको ये करनी है कि 21 से पहले पहले ही फॉर्म भर ले। मैं हमेशा एडवाइज करता हूँ स्टूडेंट्स को कि लास्ट डेट ना देखें, लास्ट डेट से पहले ही फॉर्म फिल कर लें। बाकी 1 से लेकर के 21 तारीख तक यानी 20 दिन आपके पास है, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जो फेज 1 का एग्जाम होगा, ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा, इसकी जो डेट रखी गई है 9 सितंबर, टेंटेटिव डेट रखी गई है, मे बी ये चेंज भी हो सकता है। इसी तरीके से जो फेज 2 एग्जाम होगा उसकी जो डेट रखी गई है वो 8 अक्टूबर, यानी ये भी टेंटेटिव रखी गई है, हो सकता है चेंज हो जाए। लेकिन अगर आप इस हिसाब से चले, अगर हम यही मान के चले, तो देखिए कि आपके पास बहुत ज़्यादा समय भी नहीं है, इसलिए आप जितना जल्दी हो सके फॉर्म को फिलअप करेंगे और उसके बाद अपना एग्ज़ाम का तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि 21 अगस्त लास्ट डेट है और ठीक उसके 20 दिन के बाद ही आपका फेज 1 का एग्ज़ाम है, फिर उसके 1 महीने के बाद फेज 2 का एग्ज़ाम है, तो समय बिल्कुल भी नहीं है आपके पास। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके, कल से ये स्टार्ट हो रहा है एप्लीकेशन, तो आप 1-2 दिन के अंदर अपना फॉर्म भर लीजिए। ठीक है, बाकी यहाँ पे दिया हुआ है कैंडिडेट शुड अप्लाई थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, ये तो आपको पता ही है, जब ऑनलाइन फॉर्म आया है, आजकल तो हर फॉर्म ऑनलाइन ही भरा जा रहा है ना। ठीक है, तो कोई अदर मीन सर्विस कंडीशन यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, वो सर्विस कंडीशन आप देख लीजिए। सर्विस कंडीशन में क्या है कि जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो द मिनिमम स्टे एट द इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग, तो जहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी वहाँ पे आपकी पोस्टिंग 5 साल के लिए होगी, 5 साल आपको वहाँ पे रहना पड़ेगा। ठीक है ना। कैंडिडेट सिलेक्टेड अंडर स्पेशलिस्ट स्ट्रीम्स में बी रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू इन द सेम स्पेशलाइजेशन फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 10 ईयर। जो स्पेशलिस्ट स्ट्रीम से जाएंगे, किसी स्पेशलिस्ट के पद पे जाएंगे, उनको 10 साल तक उसी में वर्क करना पड़ेगा। उसके बाद कंपनी देखेगी क्या एलिजिबिलिटी है, उसके हिसाब से प्रमोशन वगैरह होंगे, ये सब चीज़ें हैं। प्रोबेशन पीरियड क्या होगा, तो प्रोबेशन पीरियड जो आपका है कंपनी में वो 1 ईयर का है, लेकिन जो आपकी ज्वाइनिंग होगी तो ज्वाइनिंग डेट से 1 साल का, लेकिन ये बढ़ भी सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ सकता है, ये प्रोबेशन पीरियड बढ़ भी सकता है। इस प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपको कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड द ऑफिसर वुड बी रिक्वायर्ड टू पास द नॉन लाइफ एग्जामिनेशन, लाइसेंटिएट एग्जामिनेशन। एक एग्जामिनेशन होगा जो इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जरिए करवाया जाएगा, उस एग्जाम को आपको क्वालिफाई करना होगा। अगर उस एग्जाम को आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो प्रोबेशन पीरियड आपका बढ़ जाएगा। तो ये एग्जाम आपको क्वालिफाई करना होगा, जनरली कर ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। एक गारंटी बॉन्ड भी आपसे भरवाएंगे, ठीक है, कि 4 साल तक आप कंपनी में काम करेंगे ही करेंगे। अगर उससे पहले आप छोड़ते हैं तो एक गारंटी फॉर्म ये भरवाते हैं, गारंटी बॉन्ड होता है, वो गारंटी बॉन्ड आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें आपको 1 ईयर ग्रॉस सैलरी जो है ये डिडक्ट कर लेंगे अगर इससे पहले आप छोड़ते हैं तो ये आप पढ़ लीजिएगा। बेनिफिट सैलरी वगैरह क्या मिलेगी, तो आप देख सकते हैं बेसिक पे ऑफ ₹50,925, 50,925 रुपए का आपका बेसिक पे है। इसके अलावा अदर अलाउंसेस आपके जुड़ेंगे, अदर अलाउंसेस जुड़ के आप देख सकते हैं कि जो ग्रॉस इमोलमेंट्स आपके पहुंच रहे हैं तो ये कहां तक जा सकता है, अप्रॉक्सीमेटली 80,000 पर मंथ इन मेट्रोपॉलिटन सेंटर, करीब 80,000 तक पर 80,000 पर मंथ आपकी सैलरी जा सकती है। ठीक है ना, तो एक अच्छी खासी सैलरी प्रोवाइड की जा रही है कंपनी द्वारा, सैलरी का कोई टेंशन नहीं है, सैलरी काफ़ी अच्छी है। बस आपको क्या करना है कि आपको अच्छे से तैयारी करनी है और इसमें सेलेक्ट होना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डेट क्या है, कट ऑफ डेट है 1 अगस्त 2023, यानी जो भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 1 अगस्त तक एक्वायर हो जाना चाहिए। बाकी यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं। अ कैंडिडेट जर्नलिस्ट के लिए है, अ कैंडिडेट मस्ट possess the minimum qualification of a graduate, post graduate in any discipline। ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, किसी भी स्ट्रीम में हो, कोई दिक्कत नहीं है। इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन सेंड विद एटलीस्ट 60% मार्क्स, ठीक है ना, 60% मार्क होना चाहिए। अगर कोई जनरल कैंडिडेट है तो जनरल कैंडिडेट है तो 60% मार्क्स हो, अगर SC ST या PH है तो 55%। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ग्रेजुएशन आपका हो या तो PG किए हों तो भी अच्छी और अच्छी बात है, लेकिन यह है कि 60% मार्क्स होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और 55% मार्क्स होना चाहिए अगर आप SC ST या PH हैं। तो ये चीज़ देख लीजिएगा, अगर इतने परसेंट मार्क्स हैं तो ही फॉर्म भरिएगा, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है, भीड़ ही बढ़ाएंगे और कुछ नहीं होगा।
तो ये जर्नलिस्ट के लिए था। आइए स्पेशलिस्ट के लिए भी देखते हैं क्या सिनेरियो है। स्पेशलिस्ट के लिए क्या है, अ कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस द मिनिमम क्वालिफिकेशन एज फॉलोज। देखिए स्पेशलिस्ट के लिए क्या है, तो रिस्क इंजीनियर के लिए क्या है, इंजीनियरिंग होनी चाहिए, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन मिनिमम 60%, वही है 60% के साथ आपके पास बीटेक की डिग्री होनी चाहिए अगर जनरल हैं तो, और SC/ST PH हैं तो 60% होना चाहिए। एक नोट दिया हुआ है, रिस्क इंजीनियरिंग प्राइमरली इन्वॉल्व्स रिस्क एनालिसिस एंड असेसमेंट एट इंश्योर्ड इनिशिएटिव्स कंसिडरिंग द कवरेज ऑफ प्रॉपर्टी डैमेज, फायर, एक्सप्लोजन, वेदर डैमेज ETC, मशीनरी ब्रेकडाउन एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट एसोसिएटेड विद द मटेरियल डैमेज। तो ये जो रिस्क इंजीनियरिंग है, तो ये रिस्क इंजीनियरिंग के अंदर क्या आपको करना पड़ेगा, क्या आएगा, इसके बारे में बताया हुआ है, जिससे कि आप डर ना जाएं कि अरे यार रिस्क इंजीनियरिंग की बात कर रहा है, क्या करना पड़ेगा वहां जाके। तो ये रिस्क इंजीनियरिंग में क्या है ये बताया गया है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए आपके पास BTech, ME MTech हो, BTech किए हैं, MTech किए हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स हैं तो आप भर सकते हैं। बाकी SC/ST OBC के लिए 55%। या फिर एक और ऑप्शन दिया गया है कि ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल में नहीं है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग होने चाहिए टुगेदर विद डिप्लोमा। ठीक है, अगर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग नहीं है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आपने किया है, किसी और स्ट्रीम से किया है, तो आपके पास अगर एक साल का कम से कम 1 साल का कोई डिप्लोमा है अगर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, तो भी आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लीगल ऑफिसर के लिए क्या होना चाहिए कि आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए लॉ में विथ 60%। तो लॉ की अगर डिग्री है आपके पास तो आप कर सकते हैं अप्लाई। अकाउंट के लिए क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है ना, 2 चीजें आपको चाहिए। और इसके अलावा AO हेल्थ में क्या है, MBBS, MD, MS, BDS, MDS, BA, MS, BHMS, ये सारे कोर्सेस हैं। ठीक है, इस फ्रॉम यूनिवर्सिटी। और इक्विवेलेंट फॉरेन डिग्री, अगर कोई फॉरेन डिग्री है जो इसकी इक्विवेलेंट है तो वो भी मान्य होगी। बाकी ग्रेजुएट होने चाहिए मेडिकल फील्ड में। IT स्पेशलिस्ट के लिए क्या है, BTech, MTech, IT और कंप्यूटर साइंस। या एक ऑप्शन है कि अगर किसी ने MCA किया है, अब देखिए बहुत सारे लोग कमेंट में मत भेजिएगा, BCA वालों के लिए नहीं, BCA किए हैं अगर MCA किए हैं तो ही, और साथ ही साथ 60% मार्क्स होना चाहिए। तो अगर MCA किए हैं 60% मार्क्स है जनरल में, या अगर SC/ST PH हैं तो 55%, तो आप भर सकते हैं अगर BTech नहीं किए हैं तो, ठीक है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा कमेंट मुझे BCA वालों के ही आएंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ नोट दिया हुआ है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शुड बी फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन। अच्छा ठीक है, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोई अप्रूव्ड जो अथॉरिटी है, मतलब आपने कोई फर्जी कोर्स तो नहीं किया है, ये सब तो आजकल तो सब देखिए इतना अवेयर ही है कि हम जो कोर्स कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी आप जब कोर्स में एडमिशन लेने जाते हैं तो आप सबसे पहले चेक कर लेते हैं। और बाकी जो कट ऑफ डेट है वो 1 अगस्त की है, ये चीज़ आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसके अलावा और क्या, देखिए एज के लिए देख लीजिए, एज भी आपकी 1 अगस्त से ही चेक होगी। मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम है 30 साल। बाकी एज रिलैक्सेशन जो आपको मिलता है गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग वो आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो 21 से लेकर के 30 की एज आपकी होनी चाहिए। ST है या SC हैं तो 5 साल की छूट है, नॉन क्रीमी लेयर OBC हैं तो 3 साल की छूट है, बाकी PH कैंडिडेट है तो 10 साल की छूट है। तो ये छूट आपको मिलेगी, आप देख लीजिए, अगर आप एज रिलैक्सेशन आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं उसको। और इसके अलावा देखें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिफिनीशन है एक्स सर्विसमैन की, ये चलिए छोड़ दीजिए, इसको थोड़ा सा मैं मिनिमाइज कर लूँ, 1 सेकेंड। इसके अलावा PH कैंडिडेट का क्या होगा, उसमें सारी चीज़ें दी है, एक बार आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा ना, क्योंकि अब पूरा एक अगर शब्दशः मैं इसको एक्सप्लेन करने लगूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब आइए सिलेक्शन प्रोसेस को देख लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया, 2 फेज में आपका एग्जाम होना है। सबसे पहले प्री का एग्जाम होगा, ऑनलाइन मोड में होगा, 100 मार्क्स का एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा आपका, ठीक है, जिसमें 3 सेक्शन होंगे। 3 सेक्शन क्या होंगे, अच्छा ये प्री जो एग्जाम होगा ना, तो इसमें देखिए 30 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज के आएंगे, 35 क्वेश्चन रीजनिंग एबिलिटी के आएंगे, और 35 क्वेश्चन मैथ आएगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, ठीक है, रीजनिंग मैथ और इंग्लिश, यही 3 आना है, ठीक है। 20-20 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, यानी 1 घंटे का पेपर होगा। तो टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। ये एग्जाम क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसके आधार पे आपको मेंस के लिए 15 गुना लोगों को
मेंस के लिए यहाँ से क्वालिफाई किया जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है ना अप्रॉक्सीमेटली 15 टाइम्स, तो जितनी पोस्ट है उसके 15 गुना लोगों को प्री से छांटेंगे और उनको मेन एग्जाम में भेजा जाएगा फेज 2 में। जो फेज 2 होगा मेन एग्जाम, तो ये देख लीजिए कितने कैसे कैसे है, क्या चीज़ है इसमें। 2 चीज़ें हैं, एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा जो कि 200 मार्क्स का होगा और एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा जो कि 30 मार्क्स का होगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है जो कि मैंने हाईलाइट की है कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट दोनों ही ऑनलाइन होगा। अब आप सोचेंगे कि डिस्क्रिप्टिव आप ऑनलाइन कैसे देंगे, तो आपको टाइपिंग करना पड़ेगा। जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है वो आपको टाइपिंग करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो टाइपिंग भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि टाइपिंग अच्छी होगी तभी टाइपिंग कर पाएंगे डिस्क्रिप्टिव पेपर, नहीं तो आधा छूट जाएगा आपका। जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा वो 2.5 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या क्या आएगा। देखिए प्री तो जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट दोनों के लिए सेम ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेन में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है कि जो जर्नलिस्ट के लिए मेन पेपर होगा ऑब्जेक्टिव वाला 200 नंबर का, तो उसमें रीजनिंग आएगी 50 नंबर, इंग्लिश लैंग्वेज 50 नंबर और जनरल अवेयरनेस भी इसमें आएगी 50 नंबर और क्वांटिटी एप्टीट्यूड भी आएगा 50 नंबर। 40-40 मिनट आपको मिलेगा, 40 मिनट रीजनिंग के लिए, 40 मिनट इंग्लिश के लिए और जीएस के लिए यानी जीके जीएस के लिए आपको 30 मिनट ही मिलेगा, बाकी मैथ के लिए भी आपको 40 मिनट मिलेगा। 2.5 घंटे का पेपर होगा, 200 नंबर का 50-50 क्वेश्चन, आप 50-50 नंबर के आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब उसके बाद देखिए क्या है, स्पेशलिस्ट के देख लीजिए। स्पेशलिस्ट को देखिए, इनका रीजनिंग 40 नंबर का 30 मिनट टाइम मिलेगा, इंग्लिश लैंग्वेज 40 नंबर 30 मिनट का टाइम, जनरल अवेयरनेस 25 मिनट का टाइम मिलेगा 40 क्वेश्चन, क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी मैथ 40 नंबर 30 मिनट का टाइम मिलेगा। और उसके बाद जो इनकी स्ट्रीम है, क्योंकि भाई स्पेशलिस्ट हैं, किसी खास स्पेसिफिक पद के लिए भर रहे हैं पोस्ट के लिए, तो जो इनकी स्पेसिफिक पोजीशन है उस पोजीशन के अकॉर्डिंग जो रिलेवेंट नॉलेज है, जो टेक्निकल असेसमेंट है, उसके लिए 40 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 35 मिनट उसके लिए टाइम मिलेगा। इनका भी जो टोटल पेपर है वो 200 का ही होगा। फिर उसके बाद एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट कैसा होगा, तो द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑफ 30 मिनट्स, आधे घंटे का ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। जस्ट आपका 30 मार्क्स का, 30 मार्क्स का होगा। आपका जो ऑनलाइन होगा फेज 2 मेन एग्जाम उसके जस्ट बाद ही हो जाएगा। तो इसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट किया जाएगा, आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो टेस्ट किया जाएगा। तो इसमें लेटर राइटिंग आएगी और एस्से आएगा। एक आपको लेटर राइटिंग आएगी 10 मार्क्स की और एस्से आएगा 20 मार्क्स का, आपको लिखना रहेगा, ठीक है ना। और द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी इन इंग्लिश एंड विल बी कंडक्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड। इंग्लिश में ही होगा और ऑनलाइन मोड में होगा, यानी लेटर भी आपको इंग्लिश में लिखना है और एस्से भी आपको इंग्लिश में लिखना है, ठीक है ना। तो हिंदी वालों के लिए निराशा है यहाँ पे। अब उसके बाद क्या है कि ये भी जो है क्वालिफाइंग नेचर का है। जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेगा, एक क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, मेन एग्जामिनेशन एंड क्वालिफाई इन द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट फॉर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर द इंटरव्यू। तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आपको क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको 30 में से कम 15 नंबर तो लाने ही लाने हैं, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए आप एससी हैं तो आपको करीब 13.5 नंबर लाने हैं, और अगर एससी एसटी हैं, पीएच हैं तो 13.5 नंबर, जनरल हैं तो आपको, जनरल ओबीसी हैं तो आपको 15 नंबर यानी 50% लाना है। तो क्वालिफाइंग नेचर का है, इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए साफ साफ लिखा है, अ कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई इन द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट बट द मार्क्स इन द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल नॉट बी काउंटेड टुवर्ड्स शॉर्ट लिस्टिंग फॉर इंटरव्यू और फाइनल सिलेक्शन। कि आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में क्वालिफाई करना है, लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का मार्क्स है ना तो ये इंटरव्यू के लिए और ना ही फाइनल सिलेक्शन के लिए जोड़ा जाएगा। तो बस आपको क्वालिफाई कर लेना है, इसलिए बहुत ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद देखिए निगेटिव मार्किंग के देख लीजिए, क्योंकि निगेटिव मार्किंग की तो अभी चर्चा नहीं हुई। तो बिल्कुल इस पेपर में निगेटिव मार्किंग भी है। आप सही करेंगे तो 1 नंबर आपको अगर मिलता है, तो गलत करेंगे तो 1/4, मतलब एक क्वेश्चन के लिए जितना नंबर होगा, क्योंकि इसमें मार्क्स दिया है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन तो दिया नहीं है। तो
तो एक क्वेश्चन के लिए जितने मार्क्स अलाउ करेगा, मान लीजिए अगर एक क्वेश्चन पे आपको 4 नंबर दे रहा है, तो अगर सही करेंगे 4 नंबर पाएंगे, तो गलत करेंगे तो 1 नंबर कट जाएगा, यानी 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आई थिंक। अब आते हैं फेज 3 यानी जो फाइनल इंटरव्यू पे आते हैं। तो फेज 2 के आधार पे फिर आप इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। इंटरव्यू के लिए जब आप बुलाए जाएंगे तो जो इंटरव्यू और ऑनलाइन जो आपका मेन एग्जामिनेशन हुआ है उसका जो रेशियो है वो 75-25 होगा, ठीक है ना। 25% नंबर इंटरव्यू का और 75% आपके ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन आपने मेन एग्जामिनेशन जो दिया है उसके आधार पर ही आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसके आधार पे ही आपकी मेरिट बनेगी और उसके आधार पे ही फाइनल सिलेक्शन होगा। यहाँ पे देखिए लिखा भी है, फाइनल सिलेक्शन वुड बी बेस्ड ऑन कंसोलिडेटेड मार्क्स ऑफ मेन एग्जामिनेशन, ऑब्जेक्टिव टेस्ट एंड इंटरव्यू। इन्हीं दोनों के आधार पर आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो प्रिपेयर किया जाएगा, ठीक है ना। तो इस आधार पे आपका चयन होगा, इस तरीके से चयन होगा। हर एक चरण महत्वपूर्ण है। पहले तो देखिए प्री निकले, जब प्री निकलेगा तभी तो मेंस दे पाएंगे। फिर जब मेन एग्जाम देंगे तो उसमें हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 25% वेटेज उसका भी है, तो इंटरव्यू भी इंपॉर्टेंट है। तो जो सिलेक्शन होता है तो सिलेक्शन में हर चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। आप सोचे कि एक चीज़ इंपॉर्टेंट है एक चीज़ नहीं, ऐसा नहीं होता है। एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे देख लीजिएगा, फेज 1 में कौन कौन एग्जामिनेशन सेंटर हैं, फेज 2 में कौन कौन एग्जामिनेशन सेंटर हैं, ये देख लीजिएगा। बाकी एप्लीकेशन फीस देख लीजिए। अगर नॉर्मल कैंडिडेट हैं तो 850 रुपये फीस है फॉर्म की, और SC ST PH कैंडिडेट हैं तो 100 रुपये फीस है। डेट फिर से देख लीजिए, 1 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त तक फॉर्म आपका भरा जाएगा। इसके बीच आपको भर लेना है। नॉन रिफंडेबल फीस है, सब में नॉन रिफंडेबल भी होता है, किसी में रिफंड नहीं किया जाता, ठीक है। और इसके अलावा देख लीजिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे टिक किया है, जब आप फॉर्म भरेंगे ना तो जो आप सिग्नेचर करेंगे तो सिग्नेचर ब्लैक इंक से करना है। ये चीज़ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं। सिग्नेचर आपको ब्लैक इंक से करना है और जो लेफ्ट थंब इंप्रेशन उसमें देना है वो वाइट पेपर पे ब्लैक और ब्लू इंक दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो एक बार मेरा कहना यही है कि ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। कहाँ से करेंगे कैसे करेंगे मैंने आपको बता दिया है। पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड करके या आप पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद अगर कोई कन्फ्यूजन है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, आपका आंसर देने के लिए, ठीक है। बाकी वैकेंसी बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी, अच्छी खासी सैलरी आपको प्रोवाइड की जा रही है, अच्छी खासी जॉब अपॉर्चुनिटी आपके पास है। और आज के समय में जब इतना ज़्यादा बेरोजगारी है, हर चीज़ की प्रॉब्लम है, तो ये वैकेंसी आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। तो मेरी क्या सलाह है, मेरी यही सलाह है कि नोटिफिकेशन को जल्दी से पढ़िए, कन्फ्यूजन है उसको क्लियर करिए और जितनी जल्दी हो सके फॉर्म को फिल करिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप फॉर्म फिल करेंगे फिर आप अपनी पढ़ाई में अपनी तैयारी में लग जाएंगे। आप अपनी तैयारी में लग जाइए, अपनी तैयारी करिए और बहुत ही कम समय, क्योंकि ऐसी वैकेंसियों में बहुत ज़्यादा समय नहीं लेगा। ये मतलब ऐसी वैकेंसियाँ नहीं है कि आपको धरना देना पड़ेगा एग्जाम कराने के लिए, फिर धरना देना पड़ेगा रिजल्ट निकालने के लिए, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। इनकी जब रिक्वायरमेंट होती है, इनकी वैकेंसी आती है और इनको फिल करना होता है, तो बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा। प्री में, मेंस में, इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। 6 महीने मैक्सिमम साल भर के अंदर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में आ जाएगा। तो बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है 6 से 12 महीने के अंदर एक सरकारी एक जॉब जो है लेने का, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपको हमेशा मिलते रहें, और हो सके तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।